ये हमारे बच्चे हिंदुस्तान में जो है सबसे आगे निकलेंगे। इंग्लिश बच्चे गांव के गरीब दलित पिछड़े बच्चियां इंग्लिश बोलती है, हम जवाब नहीं दे पाते हैं, हमारी इंग्लिश कमजोर है, वो हमसे आगे निकल गए बच्चे। गर्व होना चाहिए सरकार को, उसको बंद करने की योजना बनाई और पब्लिक दबाव में चुप हो गए। राइट टू हेल्थ एक्ट करके हमने चिरंजीवी को, RGSS को और जो दवाएं फ्री, टैक्स फ्री और हेल्थ का पूरा ध्यान रखो, कानूनी अधिकार दे दिए हमने आम जनता को, प्रदेशवासियों को। पूरे मुल्क में दुनिया में चर्चा इसकी हो रही है, इनको कौन समझा बताइए। राइट टू हेल्थ किसे कहते हैं? पहला राज्य राजस्थान बना है। अब अगर ये सरकार बंद कर रही है तो इनकी गवर्नेंस में ये अप्रोच यही होगी इनकी, और ये सब बातें इनको लेट डूबेगी। तो अमीर गरीब की खाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए जरूरी कि एक बार जाते हुए जनगणना हो, सोशो इकोनॉमिक सर्वे भी हो जाए। आज मैं कल बेंगलोर में था, परसों में बॉम्बे में था। जहाँ मैं जा रहा हूँ देश के अंदर, दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में पूरे देश के लोग आते हैं, सब जगह चर्चा ये है कि राजस्थान सरकार ने जो स्कीमें बनाई थी अपने वक्त में, कांग्रेस सरकार ने, उसकी चर्चा पूरे देश के अंदर है। खाली हेल्थ की नहीं है, हेल्थ की तो है ही है, बाकी हमारी स्कीमों की चर्चा है। और 25 लाख के बीमा तो देश में दुनिया में कहीं नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लोग समझ नहीं रहे हैं कि मोदी जी की योजना जो है आयुष्मान भारत, वो सिर्फ 50% लोगों के लिए मुश्किल से 50% लोगों के लिए देश के अंदर। हमारी स्कीम 100% लोगों के लिए है, सबके लिए है। पैसे वाले हैं 850 रुपये जमा कर दो खाली, बस 25 लाख का बीमा लो। घर घर में, गांव गांव में आज इस योजना की चर्चा हो रही है, और ये सरकार दावा उल्टा कर रही है। क्या इनको कहें? ये 1.5 साल में नाम 5 साल के बाद जो करने वाली है, उनको हम क्या कह सकते हैं? आपने क्या क्वेश्चन किया? RGSS शानदार स्कीम थी। CGSS भारत सरकार की स्कीम है। मैं खुद मेंबर पार्लियामेंट था, मुझे उसका लाभ मिल रहा है आज भी। MP को मिलता, MP को मिलता। हमने उसी तर्ज पर MLA को, ex-MLA को और सरकारी कर्मचारियों को भी, पत्रकारों को भी, सभी को हमने उससे जोड़ लिया RGSS से, कि आप भी जो है CGSS की तरह कैशलेस इलाज करवा सकते हो। कैशलेस, उसकी खासियत कैशलेस है। उसका आपने 800-900 करोड़ रुपए अगर बकाया कर दिया प्राइवेट अस्पताल का, तो उन्होंने धमकी दे दी आपको, कम स्ट्राइक करेंगे। अब आपने लिपापोती करके उनको शांत किया, अच्छी बात है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि स्ट्राइक नहीं होने दी उन्होंने, अच्छी बात है। पर ये योजना ऐसी है जिसमें खर्चा एक्स्ट्रा होता है आदमी का, चाहे नौकरी करने वाला हो, चाहे आम नागरिक हो या पत्रकार हो। अचानक घर में बीमार कोई हो जाए, कोई 5,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख ऑपरेशन, या जांचें करवाओ, MRI फ्री, CT स्कैन फ्री, दवाएं फ्री, वो एक्स्ट्रा खर्चा होता है अपनी तनख्वाह के अलावा। अपने जो आमदनी होती है किसी व्यक्ति की, उससे अलावा इसको कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। अचानक आ गया, उसको सरकार फ्री कर रही है, तो उसको अपनी प्लानिंग करने में, घर चलाने में आसानी रहती है। ये हमने किया था। दुर्भाग्य से जो है उसको कमजोर कर रहे हैं। इनकी टॉप प्रायोरिटी शिक्षा के साथ में स्वास्थ्य होना चाहिए। अगर किसी नागरिक का, परिवार का शिक्षित होगा, परिवार स्वास्थ्य अच्छा होगा, बाकी जो भी जिंदगी बितानी है उसको, वो अपना भी स्वतः ही समझदार बन जाएगा। स्वास्थ्य अच्छा होगा, शिक्षित होगा, सब कुछ हो जाएगा। 2 प्रायोरिटी मुख्य, प्रायोरिटी सब मुख्य होती है, सड़कें मुख्य होती है, सबकी अपनी अपनी महत्वता होती है। पर ये 2 बातें ऐसी है, हमने ध्यान दिया इस पर। इंग्लिश स्कूल खोल दें, अंग्रेजी स्कूल है, ये हमारे बच्चे हिंदुस्तान में जो है सबसे आगे निकलेंगे। इंग्लिश बच्चे गांव के गरीब दलित पिछड़े बच्चियां इंग्लिश बोलती है, हम जवाब नहीं दे पाते हैं, हमारी इंग्लिश कमजोर है, वो हमसे आगे निकल गए बच्चे। गर्व होना चाहिए सरकार को, उसको बंद करने की योजना बनाई और पब्लिक दबाव में चुप हो गए। एक राजीव गांधी अवार्ड स्कॉलरशिप स्कीम थी आपकी, जिसके तहत कई बच्चों का विदेश में सिलेक्शन हुआ, विदेश में पढ़ने गए। उस स्कीम में पैसे और जो है उसका किस्तें सरकार ने देने में विलम्ब किया, जिसके कारण बच्चों को वहाँ पे फोटोज आए भीख मांगते हुए भोजन। अरे भैया, इनको समझाए कौन समझाए? 1.5 साल बनाम 5 साल है। ये तो
इसका नाम ही 1.5 साल बना, 5 साल सरकार बन रहा है अभी से ही। आप कह भीख मांग रहे विदेश के अंदर, वो जिनको हमने भेजा विदेश पढ़ने के लिए, अगर ये पैसा रिलीज नहीं कर रही उनके लिए जो वादा किया हुआ था, तो भीख ही मांगेंगे, नौकरी करेंगे और क्या करेंगे। और उसकी संख्या कम कर दी उन्होंने, 500 से 200 पे ले आए मेरे ख्याल से। ये तमाम जो गवर्नेंस चल रही है अच्छी नहीं चल रही है। बार बार मैं आगाह कर रहा हूँ सीएम साहब को, वो पता नहीं बात अच्छी करते पर वो उनका या तो कंट्रोल नहीं रहा, ये कंट्रोल नहीं रहा दिखता। सीएमओ भी सीएमआर भी। उदयपुर फाइल्स नाम की फिल्म भी बनी। स्मार्ट मीटर को लेके बड़ी चर्चा है कि बिजली मंत्री वो कह रहे हैं कि भाई ये तो भरोसा की, ये मेरे ख्याल से भारत सरकार की और पूरे देश की योजना है। ये रिफॉर्म्स में आता है ये, इसलिए इसको तो आपको पब्लिक को समझाना पड़ेगा इसके मायने क्या। नंबर 1, नंबर 2, ये जो परसेप्शन बन गया है कि बिल बहुत तेज चल रहे हैं या ज़्यादा बिल आ रहे हैं, वो सच्चाई बतानी चाहिए इनको कि भाई कहीं कोई मीटर में गड़बड़ तो नहीं है। गड़बड़ तो कहीं भी हो सकती है, वो इनको खुद को स्पष्टीकरण करना चाहिए। उदयपुर फाइल्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये फिल्म अगर आएगी तो 2 वर्गों में खाई पैदा करेगी, तो इसे रोक दिया जाना चाहिए, रिलीज करने से पहले। देखिए ना, तो मैंने फिल्म देखी है, नहीं अभी आई नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई कि इस तरीके की फिल्म नहीं आनी चाहिए। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने सोच समझ के रोक लगाई। जो घटना हुई है उसके अंदर अगर मान लीजिए कोई उनके दिमाग में ऐसी बात आई है तो रोक लगाई है, तो सोच समझ के लगाई होगी। सर कल राधा मोहन दास जी ने ये बोला राजीव गांधी कंप्यूटर तो लेके आए थे, लेकिन मनमोहन सिंह जी के रूप में एक रोबोट हमें दे गए। अब उसको वो तो कई कमेंट्स कर चुके हैं हमारे नेताओं के बारे में भी राजस्थान में। जब आते हैं तो वो मीडिया में छाए रहे हैं, वो सोच के आते हैं दिल्ली से आज मुझे न्यूज कौन सी बनवानी है। कल मुझे मिल गए थे वो एयरपोर्ट पर, मैं आप लोगों से मिल रहा था तभी वो मेरे पास आ गए। अगर वो थोड़े रुक जाते अंदर मान लीजिए कोई बात नहीं, आ गए तो मैंने उनकी जगह खाली कर दी। भाई सत्ता पक्ष है, सम्मान करना चाहिए उनका। इस तरह से मनमोहन जी के लिए रोबोट, अब आप समझ सकते हो कि वो सोच के आते हैं बोलने के लिए, ये उचित नहीं है। मनमोहन सिंह जी के बारे में ये देश सुनना कभी नहीं चाहेगा। मनमोहन सिंह को पूरी दुनिया के मुल्कों में जो उनके बारे में जो ओपिनियन है, आप हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। दुनिया के मुल्कों को उस वक्त भी आश्चर्य होता था जब कभी इनकी आलोचना होती थी, तो लोग कहते हो क्या गया हिंदुस्तान को। जो दुनिया का माना हुआ इकोनॉमिस्ट है उसके बारे में लोगों की अलग ओपिनियन दुनिया के अंदर, तो चाहे कुछ भी बोल दे तो वो अगर बोलेंगे तो आलोचना नहीं की होगी। सर एक सवाल और, वो आपने राइट टू हेल्थ एक्ट लागू किया था लेकिन अब वो लागू नहीं हो पाया, आपने तो पास कर दिया था विधानसभा से। अब ये राजस्थान इतिहास बनाया, हमारी सरकार ने इतिहास बनाया है। राइट टू हेल्थ एक्ट करके अपने चिरंजीवी को, आरजीएसएस को और जो दवाएं फ्री, टैक्स फ्री और हेल्थ का पूरा ध्यान रखो। कानूनी अधिकार दे दिया हमने आम जनता को, प्रदेशवासियों को। पूरे मुल्क में दुनिया में चर्चा इसकी हो रही है, इनको कौन समझ रहा है बताइए। गिग वर्कर्स एक्ट बनाया हमने साथ में, गिग वर्कर एक्ट बनाए तो गिग वर्कर बेहतर। आप देखते हो टोमेटो जो भी है, सर्विस बॉय, डिलीवरी बॉय, इन सब के लिए, वो ठेला वाले के लिए भी है, रिक्शा वाले के लिए भी है। अब ये ऐसी क्लास है जो कब तकलीफ में आ जाए। कानून पास कर दिया तो आर्टिकल लिखा गया न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार ने कि राजस्थान सरकार पहली सरकार है जिसने कानून बनाया है, और ऐसा कानून हर राज्य में बनना चाहिए देश के अंदर और दुनिया के मुल्कों में बनना चाहिए। इसका मतलब हुआ दुनिया के मुल्कों में भी कोई दो चलेगा होगा तो होगा। ये इतना बड़ा क्रांतिकारी कानून हमने बनाया। राइट टू हेल्थ किसे कहते हैं, पहला राज्य राजस्थान बना है। अब अगर ये सरकार बंद कर रही है तो इनकी गवर्नेंस में ये अप्रोच यही होगी इनकी, और ये सब बातें इनको लेट डूबेगी। सर, अमित शाह का जो दौरा है आज का, क्या ये सहकारिता विभाग के कार्यक्रम के मद्देनजर आपको देखते हैं, या इसका कोई राजनीति जो आप लगातार कह रहे हैं कि
सरकार को उठापटक है उसको मद्देनजर, क्यों इससे पहले ओम बिरला, भूपेंद्र यादव ये सीएम के घर पे रात को मिलकर गए थे 2-3-4 दिन पहले। अब अमित शाह आए हैं, तो ये क्या राजनीतिक घटनाक्रम का कोई हिस्सा है? इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। मैंने तो जो है पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर कि जो मुझे उचित लगा कि जो हम लोग विपक्ष में हैं, जो सुनते हैं, जो अफवाहें मीडिया में, अखबारों में आ रही थी, अभी भी आ रही है कि भाई 2-4 राज्यों में मुख्यमंत्री हटाए जाएंगे, ठीक है, तो मैंने भी उस ढंग से कॉमेंट कर दिया कि जो षड्यंत्र हो रहे हैं प्रदेश में या देश में, तो ये तो मेरा एक कैजुअल कमेंट था। अब कोई मैं कोई षड्यंत्र में तो मैं देखा नहीं षड्यंत्रकारियों को वो क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, पर कम से कम सरकार आई है, 1.5 साल ही इसको हुआ है, 1.5 साल ही हुआ, और 1-1.5 साल में सरकार बदलती है तो वो राज्य के इंटरेस्ट में नहीं रहता है, इसलिए मैंने कहा आगाह कर देते सरकार को, आगाह कर देते। सर लेकिन आपके कमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। आपने आरपीएससी चेयरमैन के लिए जो कमेंट किया था, अगले दिन ही उन्होंने आरपीएससी चेयरमैन जो है नियुक्त कर दिया था, क्या है? अब कमेंट का फर्क पड़ता अच्छी बात ही है। अगर विपक्ष को वो सम्मान देंगे तो लोकतंत्र मजबूत होगा, ये मेरा मानना। ये बात मैं मोदी जी के लिए भी कहता हूँ कि आप विपक्ष को दुश्मन नहीं समझें। आज का टाइम इतना खराब आ गया है कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो दुश्मन समझती है विपक्ष को, वो दुश्मन नहीं है, वो दुश्मन नहीं है। अगर आप इन्वॉल्व करके अगर आप फैसले करेंगे, आप अच्छी गवर्नेंस दे पाएंगे, ये मेरा मानना है। अगर आप इस प्रकार से सोचेंगे कि दुश्मन हमारे हैं, हर बात को आप काट करेंगे, मान सम्मान नहीं देंगे, तो उससे नुकसान उनको भी है। सर सीएमआर में आईपीएस के साथ धक्का मुक्की होने की खबरें इस तरह की चल रही है, वो मैंने भी सुना है, काफ़ी दिन से सुन रहा हूँ, कोई घटना हुई है तो अब क्या घटना हुई है मुझे आपको जानकारी है तो बता दीजिए। चर्चा चल रही है क्या हुआ है? कोई मारपीट कह रहे हैं, कोई के थप्पड़ लगा दी, कोई के मारपीट हो गई, ये अफवाहें चल रही है। ऐसी अफवाहें सीएमओ के बारे में, सीएमआर के बारे में चलना, मैं समझता हूँ मैंने कभी सुना नहीं और मुझे इस पर यकीन भी नहीं होता है, व्यक्तिगत रूप में यकीन नहीं होता। पर अगर इतनी चर्चा चल पड़ी है तो या तो सच्चाई बताए सरकार, या फिर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए पब्लिक को। इन लोगों का इकबाल खत्म हो जाता है कि अगर सीएमआर के अंदर, सीएम की मौजूदगी के अंदर अगर ऐसी कोई घटनाएं होती है और सीएमओ में या सीएमआर में पता ही नहीं क्या हुई कि नहीं हुई, पता ही नहीं, तो वो उचित नहीं है, तो उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए पब्लिक को। तो ये बात उचित नहीं है कि जहाँ नंबर 1 अथॉरिटी हमारी है प्रदेश की है, मुख्यमंत्री तो पद बहुत बड़ा पद है, वहाँ पे अगर घटना होती है तो वो स्पष्टीकरण आना चाहिए। सर आपने स्कूलों के मर्जर का मुद्दा उठाया था, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पहली बार मर्जर नहीं हो रहा है, पिछली सरकार यानी जो आपकी सरकार थी उसमें भी स्कूलों का मर्जर किया गया। कोई बात नहीं, जो जस्टिफाई वो करो। अगर आप जस्टिफाई लगता है, हमें जस्टिफाई लगा होगा तो हमने कर दिया होगा, इनको जस्टिफाई नहीं लगता है, हमारी शिकायत यही हो सकती है कि भाई राजनीतिक तौर से आप कोई फैसला मत करो। अगर आप जस्टिफाई करते हैं तो वो फैसला करे सरकार। सर बिहार का वोटर लिस्ट से नाम काटने का मुद्दा राहुल गांधी भी उठा रहे हैं कि वोटर लिस्ट से कई लोगों के नाम गलत तरीके से काटे जा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि चुनाव आयोग इस तरह का? अब तो सुप्रीम कोर्ट में केस चला बाबू, थोड़ा इंतजार भी करो। ये मिशन बन गया राहुल गांधी का, ये मिशन बन गया है कि जातिगत जनगणना हो देश के अंदर। 1931 में हुई थी लास्ट, उसके बाद कभी हुई नहीं। तो वो ये कहते हैं कि एक बार मान लीजिए देश में 70 साल के बाद में भी जिस प्रकार से गरीब रहता जा रहा है या गरीब बढ़ते जा रही है, अमीर ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं,
तो अमीर गरीब की खाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए जरूरी कि एक बार जातिगत जनगणना हो, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे भी हो जाए, ठीक है। तो उससे कम से कम सरकारें कौन सी होगी कोई पता नहीं, उनको सुविधा हो जाएगी किस प्रकार से हम अपनी योजना बनाएं, प्लान करें, बजट बनाएं। तो तमाम तरीके से साइंटिफिक तरीके से फैसले होंगे, वो जनहित के अंदर होंगे। और जो ज़्यादा पिछड़े हैं, SC के हैं, ST के हैं, OBC के हैं, या जो इकोनॉमिक बैकवर्ड हैं, उन सब का मतलब इस प्रकार से जस्टिफाई हो जाएगा उनको। अब 10% आरक्षण मिल गया अभी EWS को, आपको जान के खुशी होगी या गर्व होगा। ये मैंने जो है सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर मई 2003 को, तारीख क्या थी, 21 मई 2003 को मैंने खुद ने इसको, पहला मैं राज्य है मेरा राज्य कांग्रेस सरकार थी, जब हमने इसको उठाया था, जब चर्चा ही नहीं थी इसकी कि जो बैकवर्ड लोग हैं, इकोनॉमिक बैकवर्ड हैं, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। ये मैंने पहली बार उठाया था देश के अंदर। उसके बाद में फिर वाजपेयी गवर्नमेंट भी चली गई, मनमोहन सिंह सरकार ने कमीशन बनाया इसके लिए, वो चलता रहा। फिर भी इन्होंने कमीशन बनाया होगा। अब जाकर के वो अभी 3 साल पहले ये 10% आरक्षण मिल गया है, पार्लियामेंट के कानून बना के मिल गया, ठीक है। तो 50% की सीमा की जो बात करते राहुल जी, वो 60 तक वैसे ही आ गए हैं, कानूनी तौर से आ गए हैं, तो सीमा रही नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि आप अगर मान लीजिए ये सब सीमा तोड़ो और पूरा सर्वे हो, उस वक्त ये फैसला करो भाई वास्तव में आरक्षण किस रूप में हो, किन किन वर्गों कैसे हो, आपको आसानी हो जाएगी। राहुल गांधी कोई जनरल कास्ट के खिलाफ नहीं है, वो ये कहते हैं कि वो बोलते हैं, आज भी आप सुनते होंगे, SC ST OBC और EWS सबके लिए बोल रहे हैं। आज कोई कम्युनिटी है जनरल कास्ट की भी है, उनमें ही गांव में आप जाओगे तो गरीब मिलेगी आपको, कोई कम्युनिटी हो। शादी नहीं होती बच्चियों की, ऐसी गांव है, ऐसे इलाके हैं, ऐसे परिवार हैं, उनके बच्चों की शादी नहीं होती है। मैं खुद देखता हूँ, कई जगह सुनता हूँ, तो बहुत दुख होता है भाई, इसलिए परिवार में गरीबी है, इसलिए बच्ची को शादी नहीं हो पा रही है, क्योंकि दहेज प्रथा भी आज भी है, कुछ तो कुरीति समाज में है। उस पर आजकल तो राजनीतिक पार्टियाँ जो है इमरजेंसी के बाद में नसबंदी पर है, या ये क्या कहते हैं, दहेज प्रथा है। पहले हमारे भाषण होते थे तो सामाजिक सरोकार से होते थे, सामाजिक सरोकार में क्या क्या कर सकते थे, मीडिया का फोकस भी सामाजिक सरोकार में होता था। अब तो हमें अखबार जब देखते हैं तो ढूंढना पड़ता, खबर कहाँ मिलेगी। तो ये स्थिति है। तो कहने का मतलब ये कि ये तमाम बातें हमारे सामने हैं, ये बात है। सर जो दिल्ली में भी जो मीटिंग हो रही है, तो बात क्या, क्वेश्चन क्या था? ओबीसी काउंसिल पे जो तो ये जो है राहुल जी का जो सोच है, अब उसको लोग क्या है कि जो जनरल कास्ट वाले कुछ नेता लोग हैं बीजेपी के अंदर, या RSS के लोग हैं, जिन्होंने कभी संविधान को स्वीकार नहीं किया, अब तो ये अंबेडकर की बात करते हैं। पर और वो अमित शाह जी बोल ही गए थे उसके अंदर, कटाक्ष कर दिया या क्या किया, पर उसको लेके इशू बन गया था कंट्री में। तो कहने का मतलब है कि जो ये जिस प्रकार से इन्होंने किया है, ये अपना आप में राहुल गांधी का स्पष्ट सोचना है, कंट्री के इंटरेस्ट में सोचना है, क्योंकि ये रिफॉर्म्स को एकदम लागू होते नहीं हैं, सालों लग जाते हैं इसके अंदर, सालों लग जाते हैं, तब जाकर के आप उसका फल मिलता है। ज्योतिबा फुले ने और सावित्रीबाई फुले ने 200 साल पहले जो फैसले किए थे या अभियान चलाए थे रिफॉर्म्स के, तो उसमें कितना टाइम लगा होगा। अब जाकर के पिछले 20-25 सालों में ये सब शिक्षा हुई है लड़कियों की, लोग माइंड नहीं करते लड़कियों को पढ़ाने में या महिलाओं को। तो वो तो कह रहे उस वक्त तो पाप लोग समझते थे लड़कियों को पढ़ाना,
रिफॉर्म शुरू उस वक्त किया, कितना लंबा अर्सा लगा। तो ये राहुल गांधी चाहते हैं कि जो SC ST OBC के लोग हैं इनको मुख्य धारा में लाया जाए। मुख्य धारा में लाएंगे तो देश की ताकत बढ़ेगी, देश की ताकत बढ़ेगी। एक तबका अगर परिवार में एक भाई कमजोर रहता है और एक भाई आगे बढ़ जाता है तो परिवार में भी वो एक जो स्पीड होती है आगे बढ़ने की उसमें टूट जाती है। ये देश है, सब तबके कम से कम मुख्य धारा में आ जाए, सब तो कोई एक से हो नहीं सकते। तो उसमें उनकी सोच है, वो क्रांतिकारी सोच है, वो क्रांतिकारी सोच है। मैं पूरा समर्थन कर रहा हूँ उनको। मैं चाहता हूँ कि SC ST OBC को अगर मालूम पड़े, मुख्य रूप से OBC के लोगों को, उनको पता ही नहीं राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं उसके फायदा हमें मिलेगा कभी न कभी। OBC के अधिकांश लोगों को, जिन्होंने बीजेपी ने गुमराह कर रखा उन लोगों को धर्म के नाम पर, उनके समझ में बाद में आएगी। क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा राहुल गांधी उठा चुके हैं, इतना बड़ा मुद्दा ये उनको खुद को भी नहीं मालूम है, उनके नेताओं को मालूम हो रहा है। ये सामाजिक संगठन है OBC के, उनको मालूम है कि हाँ ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया हमारे लिए, हमारे इंटरेस्ट के अंदर। आम जनता को मालूम नहीं है। तो ये भी अभियान चलना चाहिए। अभियान खाली OBC वाले क्यों चलाए, अभियान जनरल कास्ट वाले क्यों नहीं चलाए? क्योंकि जब ये मैं मुख्य धारा की बात कर रहा हूँ, पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो कोई वर्ग हो उनको आपस में इन अभियानों को चलाना चाहिए जिससे कि ये सर्वे होके रहे। NDA गवर्नमेंट ने अभी फैसला कर लिया कैबिनेट में, अभी भी आशंका लोगों को है। ऐसा नहीं बिहार चुनाव के बाद में कोई बहाना करके इसको वापस पीछे छोड़ दे। ये अभियान जो फैसला हुआ है उसके ऊपर भी लोग डाउट कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि वो फैसला लागू हो। NDA गवर्नमेंट अभी है तो ये सेंसस लागू करे, सेंसस के माध्यम से OBC जो है वो जाति की जनगणना ये पूरा करे, ये बात थी।